याद कीजिए साल 2013 की वो शाम जब जी टीवी पर एक चेहरा सामने आया और पूरे हिंदुस्तान का दिल थम गया। वो सादगी, वो आवाज और वो जोधा वाला अंदाज जिसे देखकर लोग कायल हो गए थे। परिधि शर्मा ने एकता कपूर के शो जोधा अकबर से वो मुकाम हासिल किया जो दशकों में किसी को नसीब होता है। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? जिस लड़की को देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे वो अचानक गायब क्यों हो गई? आज वो कहाँ है? आखिर किस गुमनामी के अंधेरे में वो खो गई है? क्या सचमुच परिधि शर्मा ने अपने फेम के नशे में चूर होकर पूरे जोधा अकबर के सेट को और डायरेक्टर संतराम वर्मा को परेशान करके रख दिया था? और क्या वाकई में परिधि ने अपनी पब्लिसिटी के लिए सेक्सुअल हरासमेंट का झूठा कार्ड खेलकर अपनी बढ़ती डिमांड और ऊंची फीस को जस्टिफाई करने की कोशिश की? और क्या ये सच है कि परिधि को अपनी को स्टार एक्ट्रेस अश्वनी कालसेकर से इतनी ज्यादा जलन हो गई थी कि उन्होंने पर्दे के पीछे ऐसी पॉलिटिक्स खेली जिससे सेट का माहौल जहरीला हो गया था? और क्या सचमुच परिधि शर्मा को एक ताकतवर डायरेक्टर ने सेट पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया? और क्या वाकई में परिधि के नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होने की वजह से ही इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों ने उनके करियर को धीरे धीरे खत्म कर दिया? और क्या ये सच है कि परिधि ने अपने शादी की बात सबसे छुपा कर रखी थी क्योंकि उन्हें डर था कि लोग एक शादीशुदा जोधा को स्वीकार करने से मना कर देंगे? इन सारे सवालों के जवाब आज हम उनके जीवन के सफर में ढूंढेंगे। लेकिन कहानी शुरू होती है इंदौर की उन गलियों से जहां एक आम लड़की के सपने पल रहे थे। परिधि शर्मा का जन्म 15 मई 1987 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। एक मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार जहां पढ़ाई लिखाई को ही कामयाबी का इकलौता रास्ता माना जाता था। परिधि बचपन से ही शांत लेकिन बेहद जिद्दी थी। उनके पिता चाहते थे कि बेटी पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे और परिधि ने उनकी बात मानी भी। उन्होंने इंदौर के प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री ली। लेकिन कहते हैं ना कि चमकने वाली चीज ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। परिधि के अंदर एक कलाकार बैठा था जो हर पल बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। MBA खत्म करने के बाद जब परिधि के सामने कॉर्पोरेट ऑफिस की एयर कंडीशन वाली कुर्सी आई तब उन्होंने उस सुरक्षित भविष्य को लात मारकर मुंबई की लोकल ट्रेनों का धक्का खाना चुना। 2010 का वो दौर जब परिधि पहली बार मुंबई आई। उनके पास न तो कोई गॉडफादर था और न ही कोई पहचान। इंदौर की वो लड़की जो हिंदी और अंग्रेजी पर जबरदस्त पकड़ रखती थी, उसने ओशिवारा और अंधेरी के प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काटने शुरू किए। शुरुआती दिन बेहद संघर्षपूर्ण थे। छोटे मोटे एड्स और रिजेक्शन परिधि का दिनचर्या बन गए थे। कई बार उन्हें ये तक कहा गया उनका चेहरा बहुत ज्यादा घरेलू है या वो ग्लैमरस रोल के लिए फिट नहीं बैठती। लेकिन परिधि का जुनून अलग था। उन्होंने ठान लिया था कि वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आई है। इसी संघर्ष के बीच उन्हें पहला ब्रेक मिला तेरे मेरे सपने में, जहां उन्होंने मीरा का किरदार निभाया। इसके बाद वो रुक जाना नहीं में सांची की सहेली के रोल में नजर आई। ये रोल्स छोटे थे, पैसे कम थे, लेकिन परिधि के अंदर की वो आग जल रही थी कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। तभी साल 2012 के अंत में एकता कपूर और बालाजी टेलीफिल्म्स एक ऐसे प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे जो टीवी इतिहास को बदलने वाला था, जोधा अकबर। अकबर के रोल के लिए रजत टोकस पहले ही फाइनल हो चुके थे, लेकिन जोधा की तलाश खत्म ही नहीं हो रही थी। करीब 7000 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया। एकता कपूर को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसमें गरिमा भी हो और गुस्से में अपनी आंखों से आग भी उगल सके। जब परिधि शर्मा ने ऑडिशन दिया तो एकता कपूर ने पहली ही नजर में कह दिया था, यही मेरी जोधा बनेगी। परिधि के लिए ये सिर्फ एक रोल नहीं, उनकी जिंदगी का जुआ था। उन्होंने इस किरदार के लिए खुद को झोंक दिया, घुड़सवारी सीखी, भारी भरकम गहनों और कपड़ों में 18-18 घंटे शूटिंग की। और जब जून 2013 में ये शो टेलीकास्ट हुआ तो परिधि शर्मा रातों रात नेशनल क्रश बन गई। घर घर में उनकी चर्चा होने लगी। रजत टोकस और परिधि की केमिस्ट्री ने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि परिधि अब टीवी की अगली रानी बनने वाली है। सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचते ही परिधि की जिंदगी में वो मोड़ आया जहां से विवादों की गूंज सुनाई देने लगी। जैसे ही शो हिट हुआ, परिधि के व्यवहार को लेकर खबरें छन छन कर बाहर आने लगी और यहीं से शुरू हुआ पहला बड़ा विवाद। जोधा अकबर के सेट पर सब कुछ वैसा नहीं था जैसे पर्दे पर दिखता था। खबरें आने लगी कि शो के डायरेक्टर संतराम वर्मा और परिधि शर्मा के बीच 36 का आंकड़ा है। ये विवाद तब चरम पर पहुंच गया जब ये खबर उड़ी कि परिधि शर्मा के लगातार नखरों और उनके अनप्रोफेशनल व्यवहार की वजह से डायरेक्टर परेशान है। कहा गया कि परिधि सेट पर देरी से आती थी और सीन को अपनी मर्जी से बदलने की जिद करती थी। इंडस्ट्री के गलियारों में ये चर्चा आम हो गई कि परिधि को अपनी सफलता का अहंकार हो गया है। वो खुद को शो से बड़ा समझने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संतराम वर्मा जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे, उन्होंने परिधि को अनुशासन में रखने की कोशिश की, लेकिन परिधि ने इसे अपनी ईगो पर ले लिया। आरोप यहाँ तक लगे कि परिधि ने एकता कपूर को धमकी दी थी कि या तो वो शो में रहेंगी या संतराम।
परिधि को इस पूरे मामले में एक मैनिपुलेटिव और मुश्किल एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा। लोगों का कहना था कि एक नई नवेली एक्ट्रेस जिसे एकता कपूर ने इतना बड़ा मौका दिया, वो एक अनुभवी डायरेक्टर के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। इस विवाद ने सेट के माहौल को इतना खराब कर दिया कि प्रोडक्शन टीम दो हिस्सों में बढ़ गई। परिधि को यहाँ एक विलन की तरह पेश किया गया जिसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक काबिल डायरेक्टर का करियर दांव पर लगा दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, विवादों की आग अभी और भी भड़कने वाली थी। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, विवाद ने एक बेहतरीन गंभीर मोड़ ले लिया। परिधि शर्मा ने अचानक डायरेक्टर संतराम वर्मा पर मानसिक और सेक्सुअल का आरोप लगाकर पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। ये उस दौर की सबसे बड़ी हेडलाइन थी। परिधि का कहना था कि डायरेक्टर उन्हें गलत तरीके से छूते हैं और सेट पर उनके साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। मीडिया के एक बड़े तबके और इंडस्ट्री के लोगों ने परिधि के इस आरोपों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह आरोप लगा कि परिधि ने ये विक्टिम कार्ड सिर्फ इसलिए खेला है क्योंकि वो शो छोड़ना चाहती थी या अपनी फीस बढ़ाना चाहती थी। लोगों ने कहा कि जब डायरेक्टर ने उनके नखरे सहना बंद कर दिया तो उन्होंने ये गंभीर आरोप लगा दिए। यहाँ तक कि शो की बाकी कास्ट और क्रू ने भी खुलकर परिधि का साथ नहीं दिया। संतराम वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया। परिधि पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने एक प्रोफेशनल लड़ाई को पर्सनल और गंदा बना दिया ताकि वो जनता की सहानुभूति बटोर सके। क्या एक उभरती हुई एक्ट्रेस इतनी शातिर हो सकती है कि वो किसी और के करियर और इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए जैसे शब्द का इस्तेमाल करे। उस वक्त की हेडलाइन ने परिधि को एक ऐसी साजिशकर्ता के रूप में दिखाया जिसने अपनी मांगों को मनवाने के लिए कानून और मीडिया का सहारा लिया। जोधा अकबर की सफलता में जितना हाथ जोधा का था उतना ही महामंगा बनी अश्विनी कालसेकर का भी था। अश्विनी इंडस्ट्री की बहुत ही सीनियर और सुलझी हुई एक्ट्रेस मानी जाती है, लेकिन सेट से खबरें आई कि परिधि शर्मा और अश्विनी के बीच भयंकर कोल्ड वॉर चल रहा है। कहा गया कि परिधि को इस बात से इनसिक्योरिटी महसूस होती है कि अश्विनी कालसेकर अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सारा क्रेडिट ले जाती है। आरोप लगे कि परिधि ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर अश्विनी के सीन्स कम करवाने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि कोई और महिला कलाकार उनके फ्रेम में उनसे ज्यादा दमदार दिखे। अश्विनी कालसेकर जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ ऐसा बर्ताव परिधि की इमेज पर एक बड़ा धब्बा बन गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि परिधि सिर्फ पर्दे पर जोधा की तरह कोमल है, असल में वो बेहद कॉम्पिटिटिव और जलन रखने वाली इंसान है। इस विवाद ने साबित करने की कोशिश की कि परिधि को अपनी सफलता पच नहीं रही थी और वो अपने आसपास के हर उस इंसान को खत्म कर देना चाहती थी जो उनसे बेहतर दिख रहा हो। सफलता और विवादों का ये कॉकटेल परिधि को कहां ले जाने वाला था ये अभी किसी को पता नहीं था, लेकिन इन सब के बीच परिधि की निजी जिंदगी का एक ऐसा सच बाहर आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। परिधि जब जोधा अकबर कर रही थी तब उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था कि वो शादीशुदा है। उनके पति तन्मय सक्सेना एक अहमदाबाद बेस्ड बिजनेसमैन है। जब ये खबर लीक हुई तो बवाल मच गया। उस दौर में टीवी पर लीड एक्ट्रेस का शादीशुदा होना उनके करियर के लिए खतरा माना जाता था। उन्होंने अपनी शादी को 1 साल तक एक राज की तरह दबा कर रखा। जब तन्मय अक्सर सेट पर आते थे तो उन्हें परिधि का भाई या दोस्त बताकर मिलवाया जाता था। इस झूठ ने परिधि की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन इसके पीछे का दर्द कोई नहीं समझ पाया। शो जोधा अकबर ने परिधि को शिखर तक तो पहुंचाया, लेकिन साथ ही उन्हें उन विवादों के दलदल में भी ढकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। 2015 में जब ये शो बंद हुआ तो सबको लगा कि परिधि अब बॉलीवुड में कदम रखेंगी या किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल ठीक इसका उल्टा। परिधि धीरे धीरे गायब होने लगी। बड़े बड़े बैनर्स ने उनसे दूरी बना ली। जो लड़की कल तक टीवी का नंबर 1 एक्ट्रेस थी उसे काम मिलना बंद हो गया था। क्या ये उन विवादों का नतीजा था या इंडस्ट्री ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था? कहानी अब उस दौर में आ रही है जहां परिधि का डाउनफॉल शुरू होता है। वो जोधा की छवि से बाहर निकलने की कोशिश तो करती है, लेकिन हर कदम पर उन्हें नाकामयाबी हाथ लगती है। ये कहां आ गए हम और पटियाला बेफ जैसे शो में उन्होंने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वो जादू दोबारा कहीं भी चल नहीं पाया। जैसे जैसे वक्त बीता परिधि की आर्थिक हालत और उनके करियर के ग्राफ को लेकर भी कई सवाल उठे। उनके कोस्टार आगे निकल गए। रजत टोकस, दृष्टि धामी या हिना खान लगातार लाइमलाइट में बनी हुई थी। परिधि ने एक लंबा ब्रेक ले लिया। साल 2016 से 2018 के बीच का वो दौर उनके लिए सबसे मुश्किल था। खबरें उड़ने लगी थी कि परिधि अब कभी वापस नहीं आएंगी। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में उनसे जलने वाले कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया में ये भी खबरें फैलाई कि उन्होंने अपने चेहरे और होठों पर बोटॉक्स वगैरह करवाया है, जिसका साइड इफेक्ट उनके होठों और चेहरे पर होने की वजह से अब वो कैमरे के सामने नहीं आ रही। लेकिन असलियत क्या थी?
परिधि मां बन चुकी थी, उन्होंने अपनी पूरी प्रायोरिटी अपने बेटे और परिवार को दे दी थी। लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला रूल हमेशा बेरहमी से लागू होता है। जब उन्होंने 2018 में पटियाला वेब से वापसी की तो इंडस्ट्री का चेहरा बदल चुका था। हालांकि शो में उनके बबीता वाले किरदार को पसंद किया गया, लेकिन वो जोधा वाला स्टारडम और वो क्रेज कहीं गायब था। इसके बाद जगजननी मां वैष्णो देवी में उन्होंने मां लक्ष्मी का रोल किया, पर वो शो भी बीच में ही बंद हो गया। यहाँ परिधि के करियर में वो डिप साफ दिखने लगा। उनके समकालीन एक्टर्स जैसे कि रजत टोकस, नागिन जैसे बड़े हिट्स दे रहे थे, वहीं परिधि को छोटे मोटे रोल्स या साइड प्रोजेक्ट में संतोष करना पड़ रहा था। उनकी नेटवर्थ और उनकी मार्केट वैल्यू जो कभी आसमान छूती थी, अब स्थिर हो गई थी। उन्होंने शायद अपनी इमेज को लेकर जो गलतियां की या विवादों के वक्त जो चुप्पी साधी, वो उन पर भारी पड़ने लगी थी। क्या सच में परिधि विलन थी या उन्हें जानबूझकर इस कहानी का विलन बनाया गया? अगर हम फिर से गौर करें तो संतराम वर्मा के साथ हुए उस विवाद में परिधि ने सिर्फ अपनी आवाज उठाई थी। आज के मीटू दौर में हम जिस बात के लिए तारीफ करते हैं, 2014 में उसी के लिए परिधि को मुश्किल एक्ट्रेस का टैग दे दिया गया था। रिपोर्ट्स बताती है कि संतराम वर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी कई एक्टर्स के साथ खराब रहा था। परिधि तो बस एक ऐसी लड़की थी जिसने सेट पर हो रहे मानसिक शोषण के खिलाफ खड़ा होना चुना। उनके नखड़ों की जो खबर आई वो शायद एक ताकतवर लॉबी की तरफ से फैलाई गई अफवाहें थी, ताकि उनकी साख को गिराया जा सके। अश्विनी कालसेकर के साथ उनके विवाद की बात करें तो हकीकत ये थी कि दोनों के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। ये अक्सर प्रोडक्शन हाउस की एक चाल होती है कि लीड एक्टर्स के बीच में कंपटीशन पैदा किया जाए ताकि काम बेहतर हो, लेकिन मीडिया ने इसे कैट फाइट का नाम दे दिया। परिधि जो स्वभाव से शर्मीली और इंट्रोवर्ट थी, उन्होंने कभी इन अफवाहों पर सफाई नहीं दी और उनकी यही चुप्पी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उनकी शादी छुपाने के पीछे का सच भी आज के दौर में बहुत छोटा लगता है। एक 25 साल की लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आई है, उसे अगर ये डराया जाए कि शादीशुदा हो तो काम नहीं मिलेगा, तो डरना लाजमी है। ये उनकी चालाकी नहीं बल्कि इंडस्ट्री की वो सड़ी गली सोच थी जिसने उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर किया। आज परिधि शर्मा कहाँ है? वो आज भी काम कर रही है, लेकिन अब वो संधि दौड़ का हिस्सा नहीं है। वो इंदौर और मुंबई के बीच अपनी जिंदगी बैलेंस करती है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, अपने फैंस से जुड़ती है, लेकिन अब उनके चेहरे पर वो स्टार बनने की भूख नहीं है, बल्कि एक सुकून दिखता है। उन्होंने अपनी सादगी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया है। उन्होंने दिखाया है कि एक एक्ट्रेस का करियर सिर्फ विवादों या फिर बैनर से नहीं बल्कि उसकी खुद की मानसिक शांति से तय होता है। परिधि शर्मा की ये कहानी हमें सिखाती है कि ग्लैमर की दुनिया में जितना चढ़ना आसान है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अपनी गरिमा बचाए रखना है। उन्होंने शायद वो ऊंचाइयां दोबारा नहीं छुई, लेकिन उन्होंने खुद को खोने से बचा लिया। तो क्या आपको अब भी यही लगता है कि परिधि शर्मा के साथ जो हुआ वो उनके अपने कर्मों का फल था, या फिर वो टीवी इंडस्ट्री की उस गंदी राजनीति की बलि चढ़ गई जो हर उभरते हुए सितारे को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप परिधि शर्मा के इस सफर को किस नजरिए से देखते हैं। क्या जोधा के साथ नाइंसाफी हुई या फिर उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? और अगर आप जानना चाहते हैं कि जोधा अकबर के सीरियल के अकबर यानी कि रजत टोकस अब क्यों नहीं दिखाई देते, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।